गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम पेपर में हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि बच्चों, पहले हमने ब्रिटेन के संविधान की, अमेरिका के संविधान की, चीन के संविधान की और फ्रांस के संविधान की विशेषताओं को देखा। उस तरीके से हम जब स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता का अध्ययन करेंगे तो हमें इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये दिखाई देगी कि स्विट्ज़रलैंड एक तटस्थ देश है। यहाँ की शासन प्रणाली में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं दोनों का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। ये इसका एक अद्वितीय गुण है स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक व्यवस्था का। दूसरा, यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है। कार्यपालिका की शक्ति 7 सदस्यों में निहित है। तो इस तरीके से बच्चों, आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे और इसकी विशेषताओं को देखेंगे। पहली इसकी विशेषता है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान, जैसा कि आपने पहले भी पूर्व में आपको बताया गया कि 1848 में स्विट्ज़रलैंड के संविधान का निर्माण हुआ और 1874 में इसमें पूर्ण संशोधन किया गया। तो पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय हैं। वर्तमान में जो संविधान है स्विट्ज़रलैंड में, उसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। स्विट्ज़रलैंड संविधान बहुत ही विस्तृत है। इसके विस्तृत होने के बच्चों 2 कारण हैं। एक तो यह है कि स्विट्ज़रलैंड जो संविधान है, इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिनका कोई भी संवैधानिक महत्व नहीं है, जैसे मछली मारना, शिकार खेलना। ये दैनिक दिनचर्या से संबंधित विषय हैं जिनको कि संविधान में सम्मिलित किया गया है। दूसरा, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघ और कैंटन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है। विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और अधिकार क्षेत्र के विभाजन का जो वर्णन है वो विस्तृत रूप से किया गया है, ताकि स्विट्ज़रलैंड संवैधानिक विवादों से मुक्त रहे। क्योंकि बच्चों, स्विट्ज़रलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। दूसरी विशेषता है स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधान है। तो जैसा कि आपको पूर्व में भी ये बताया गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर संविधान की कठोरता और लचीलापन निर्भर करता है। जिस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल रूप से होती है, संसद ही सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन कर देती है, उसे सरल प्रक्रिया कहते हैं। और वो संविधान लचीला होता है, जैसे कि आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा। और जिस संविधान में संविधान संशोधन जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं तो उसको हम कठोर संविधान कहते हैं, जैसे कि अमेरिका का संविधान। स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है, इसकी प्रक्रिया व्यवहार में यदि हम देखें तो भारत से तो अधिक कठोर है और अमेरिका से कम कठोर है। तो यहाँ पर जो संविधान संशोधन होते हैं उसके लिए विधानसभा के सदस्यों की भी या राज्यों की जो सदस्य होते हैं उनकी भी अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि संसद के साथ साथ कैंटन की व्यवस्थापिका के सदस्य भी 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने चाहिए। तो कैंटन किसको कहते हैं बच्चों? कैंटन है स्विट्ज़रलैंड के राज्य। स्विट्ज़रलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य प्राचीनतम गणराज्य है। विश्व का यदि सबसे पुराना गणराज्य आपसे पूछा जाता है तो वो स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य है। बहुत ही प्राचीनतम गणराज्य है। 1870 तक मैरिनो तथा हंसा टाउन राज्य, ऐसे 2 राज्य थे जहाँ गणराज्य नहीं था। लेकिन यूरोप व एशिया के सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना हो रही थी, तब स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई थी और जो वहाँ के नागरिक थे वो प्राप्त अधिकारों से युक्त थे। उनको अपना विकास करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, अभिव्यक्ति करने का पूर्ण अधिकार उनको दिया गया था। तो इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। नेक्स्ट विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जैसा कि पूर्व में भी आपने पढ़ा होगा कि स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, क्योंकि बच्चों जो प्रजातंत्र है 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र, जिसे कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में किसी भी विधेयक का प्रारंभ
और कानून निर्माण और उसकी समाप्ति जनता के द्वारा होता है। तो यह व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में अपनाई गई है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, क्योंकि कई समस्याएं हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भूभाग बहुत ज़्यादा है, तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को उन्होंने स्वीकार कर रखा है। लेकिन आज भी स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन में और इन 3 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हमको दिखाई देता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जब हम बात करते हैं तो कैंटनों में मतदाताओं की एक सभा होती है, जिसको कि लैंडर्स जी माइंड कहा जाता है, ये कार्य करती है और इसी के साथ साथ इसके द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में संघीय और कैंटन स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की भी व्यवस्था की गई है, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पद्धति को इसमें अपनाया गया है और इसके साधन हैं आरंभक और लोक निर्णय। तो इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ तक बच्चों आपको सारा स्पष्ट हो गया होगा। आगे जब हम नेक्स्ट विशेषता इसकी देखते हैं तो नेक्स्ट विशेषता इसकी है संघात्मक शासन। तो जिस तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, संघात्मक और एकात्मक। ब्रिटेन में हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की बात देखी, अमेरिका में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था देखा, तो स्विट्ज़रलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था के जो मूल लक्षण होते हैं, शक्तियों का विभाजन, तो कैंटन और संघीय जो है उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कठोर संविधान संघात्मक शासन का लक्षण है, तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी कठोर संविधान है, लिखित संविधान है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता दोहरी है, संघीय व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन है उसमें सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। तो ये कुछ गुण हैं जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के हैं। ये सारे गुण जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में पाए जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जब हम बात करते हैं बच्चों तो 20 इसमें पूर्ण कैंटन है। कैंटन जैसा कि मैंने आपको बताया राज्यों को कहते हैं, और 6 इसमें अर्ध कैंटन है। तो कुल मिलाकर यदि आपसे पूछा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड में राज्यों की संख्या कितनी है तो 23 हो गई, 20 तो पूर्ण और 6 अर्ध। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन क्या है बच्चों? अब ये कभी आपसे अंतर पूछा जा सकता है। एक शब्द के जो 20 शब्द के जो प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न आपसे किया जाता है। तो इसमें जो हम अंतर देखते हैं तो पहला अंतर है कि पूर्ण कैंटन को संघीय सभा में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और अर्ध कैंटन को संघीय सभा में 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। संघीय सभा क्या है? वहाँ की संसद है। दूसरा अंतर है संवैधानिक संशोधन के समय पूर्ण कैंटन का मत 1 गिना जाता है और अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। तो इस तरीके से कैंटन वहाँ पे बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो राज्य हैं ये प्रमुख होते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में भी कैंटनों का अपना संविधान है, लेकिन उस संविधान की शर्त यह है कि वो अपना संविधान बना तो सकते हैं राज्य, लेकिन संघीय संविधान के अनुरूप भी संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक को हर संभव स्वतंत्रता देने का पक्षधर है और आर्थिक क्षेत्र में ये राज्य के कम से कम हस्तक्षेप को स्वीकार करता है और नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता देने की बात करता है। तो ये नागरिकों को लेकर चला है, व्यक्ति को लेकर चला है, उसकी स्वतंत्रता के साथ किसी भी तरह के समझौता करने की बात इसने नहीं करी है। नेक्स्ट विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था थी, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं के गुण हमें पाए जाते हैं। तो कई ऐसी विशेषताएं जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया जो कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में देखने को मिलती हैं। स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता यही है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन यहाँ उत्तरदायी नहीं होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पद से हटा भी नहीं सकती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें अमेरिकी संविधान के अनुसार शक्ति का विभाजन भी नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कुछ गुण तो संसदात्मक के हैं और कुछ गुण अध्यक्षात्मक के हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को
धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता देता है। कोई भी नागरिक जो भी धर्म अपनाना चाहे वो अपना सकता है। उसके साथ राज्य धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को धार्मिक समुदाय की सदस्यता ग्रहण करने का, धार्मिक आचरण करने का अधिकार है। वो अपने स्वयं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जाँच करती है, और यदि ये संविधान के विरुद्ध होते हैं तो इनको अवैध घोषित कर देती है। तो इस शक्ति का अभाव हमें स्विट्ज़रलैंड के संविधान में दिखाई देता है। तो बच्चों, ये सारी विशेषताएं हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की करी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो अद्वितीय संविधान है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की चर्चा करेंगे।